नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश। बुलंदशहर से खबर है, हिस्ट्री शीटर की 42 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। जिलाधिकारी ने आदेश पर गुलावटी थाना पुलिस ने मकान कुर्क कर दिया है। सीओ सिकंदराबाद और तहसीलदार ने मकान कुर्क किया। हिस्ट्री शीटर शाजिर उर्फ चुमड़ा पर दर्ज किया गया मुकदमा। 51 मुकदमे और थाना गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भमरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के द्वारा इसको कुर्क किया गया है। गंगेसर अधिनियम गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण के डासना उस्मानगढ़ी में कार्रवाई करते हुए 3000 वर्ग गज में बनी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। कच्ची सड़क, बाउंड्री वॉल और अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही अर्बन होम सोसाइटी में सड़क और ओपन स्पेस पर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया है। हरदोई के कोतवाली शहर के लखनऊ चुंगी पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब मंडी चौकी इंचार्ज वासु कुमार सिंह को ट्रक ने टक्कर मार दी। वो मौके पर जाम खुलवाने में व्यस्त थे, तभी विलग्राम रोड की तरफ से आ रहा एक ट्रक अचानक तेज रफ्तार में मुड़ा और सीधा चौकी इंचार्ज से टकरा गया। गनीमत रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत प्राथमिक इलाज कराया और हादसे का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। साथ ही आपको बताएं कि इस ट्रक ड्राइवर ने ना तो हॉर्न दिया और ना ही रफ्तार कम की। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को रोककर 20,000 रुपए का चालान किया और चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ से खबर, जहां क्लास 6 के छात्र की एग्जाम देते समय मौत हो गई। छात्र की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद स्टूडेंट बेहोश होकर गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। मौत का कारण कार्डियक अटैक बताया जा रहा है। मॉन्टफोर्ट इंटर कॉलेज की यह घटना है, जहां छात्र की एग्जाम देने के दौरान मौत हो गई। लखनऊ से खबर, जहां डिजिटल अरेस्ट कर 95 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ ने विदिशा मध्य प्रदेश से प्रदीप सोनी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से आरोपी से साइबर क्राइम में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की जानकारी मिली। बता दें कि 6 अप्रैल 2025 को लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर बीएन सिंह को डिजिटल अरेस्ट कर 95 लाख रुपए ठगे थे। कानपुर से खबर, जहां निवेश पर भारी मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से मिली जानकारी जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने न केवल आम लोग बल्कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली से भी ठगी की है। सेलिब्रिटीज के नाम का दुरुपयोग कर आरोपी पीड़ितों का विश्वास जीतता था और उन्हें निवेश के लिए तैयार करता था। दुबई में भी इसने ब्लू चिप का स्कैम किया था। तो बहुत हाई वैल्यू अमाउंट है, मल्टी करोड़ का फ्रॉड हमें लग रहा है। जो हमें अभी दुबई से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, जो एनआरआईज हैं और कुछ कुछ इंडियंस भी हैं, अप्रोक्सीमेटली 397 मिलियन दिरहम्स ये हमें दुबई से आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनआरआईज यूएस में, बहुत जापानीज और विभिन्न देश के भी लोग इन्वॉल्व हैं। इंडियंस का भी बहुत सारा पैसा गया है, तो इट कैन इजीली क्रॉस 1000 करोड़ के आसपास हो सकता है, पर इसकी जांच हम कर रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां जानकीपुरम में बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी के मकसद से घर में घुसे आरोपी पहचान छिपाने के लिए महिला की हत्या की। हत्या के बाद जेवर लेकर आरोपी जितेंद्र निकला था। तो जितेंद्र मिश्रा द्वारा मौके पे उनकी हत्या की गई थी और साथ में दीपक जो इनके साथ रहता था और एक जितेंद्र, इन लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा था, जिसके आधार पर इस टीम ने न केवल पुजारी जो मर्डर किया है, साथ ही जो घटना में सम्मिलित थे, जिन्होंने पूरा प्लान बनाया था, उनके साथ दीपक व इनके एक और साथी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। नशीले कफ सिर्फ तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने सफाई देते हुए खुद को अपने आप को निर्दोष बताया। उसने आरोप लगाया कि मैंने पैसा नहीं दिया, इसलिए ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मुझे फंसाया। मैंने कानूनी तरीके से
फेंसिडिल बेचा और फेंसिडिल सिर्फ प्रतिबंधित नहीं है, इसको मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है। लगभग एक महीने से मेरे बारे में न्यूज़ चैनल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में बोला जा रहा है कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, जहरीली दवाओं का मैं क्रय विक्रय किया हूं, मेरे द्वारा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत हुई है, मासूम बच्चों की मौत हुई है और भी काफी तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि सदन में भी ये बात बोला गया है कि यूपी में और बनारस में मेरे द्वारा ऐसी दवाओं का विक्रय किया गया है जो कि प्रतिबंधित है, नकली हैं और नशीली हैं और ऐसी दवाएं जिनसे बच्चों की मौत हुई है। तो जी मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस पे टिप्पणियां की हैं। उनके अलावा भी बहुत से नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जहरीली सिरप बेची है, बच्चों की मौत हो गई है या खांसी हो तो आप सिरप मत पीजिए। जी इस तरीके की बहुत सी बातें हुई हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है। प्रतिबंधित कफ सिरप केस में शुभम जायसवाल के पिता से पूछताछ के बाद सोनभद्र एसआईटी ने वाराणसी पहुंचकर शुभम के चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछताछ की। इस मौके पर वाराणसी पुलिस भी साथ रही। शुभम के पिता से सोनभद्र पुलिस को जानकारी मिली थी कि वाराणसी के सीए विष्णु अग्रवाल शुभम के कारोबार का हिसाब रखते हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के बाद अब शुभम जायसवाल के सीए के घर सोनभद्र की एसआईटी टीम पहुंची। हम इस वक्त विष्णु अग्रवाल के घर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर बाकायदा जो टीम है वो अंदर पूछताछ कर रही है। यह सोनभद्र की एसआईटी टीम है और साथ ही वाराणसी पुलिस भी यहां पर पहुंची और इसके साथ ही शुभम जायसवाल का जो अवैध कारोबार का जो जितनी संपत्ति थी उसकी पूछताछ की गई है। कहां से धन अर्जित किया गया है, कौन कौन सी संपत्तियां उसकी थी, ये सारी जानकारी यहां पर उनके सीए से जानकारी ली जा रही है। विष्णु अग्रवाल शुभम जायसवाल के सीए रहे हैं और पूरी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो विष्णु अग्रवाल देखते हैं, जिसके कारण ही यहां पर सोनभद्र पुलिस पहुंची और यहां पर उनके संपत्तियों के बारे में जानकारी ली। शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के वकील विवेक तिवारी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रसाद जो मामले के आरोपी हैं सोनभद्र में, उन्होंने विवेचना के क्रम में जब पकड़े गए तो पूछताछ के क्रम में बताया कि मेरे फर्म का जो एक ऑडिट का काम करते हैं वो शहर के जाने माने सीए विष्णु अग्रवाल करते हैं। तो उसी क्रम में पुलिस वहाँ की आई थी एसआईटी और उन्होंने साक्ष्य की अपेक्षा की है। जितने ऑडिट की चीज़ें हैं, अकाउंट्स की चीज़ें हैं या इनकम टैक्स का जो रिटर्न्स के पेपर हैं वो उनसे मांगा है, अपेक्षा लिखा पढ़ी में मांगा है। कितने दिन का समय दिया गया है? 5 दिन का समय एसआईटी सोनभद्र ने दिया है कि 5 दिन में ये साक्ष्य उनको उपलब्ध कराया जाए। और कुछ और भी पूछताछ की संपत्तियों को लेकर के क्या क्या किन स्थानों पर है, क्या इस तरीके पूछा है तो उनका कहना है कि भाई हमारा काम जो ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर पे ऑडिट करने। योगी सरकार का अवैध नशे पर बड़ा प्रहार देखने को मिला। कोडीन के दुरुपयोग पर 128 फर्मों पर एफआईआर हुई है। सीएम के आदेश पर यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। लाखों की अवैध दवाएं जब्त कर ली गई हैं। 6 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और सबसे अधिक वाराणसी में 38, जौनपुर में 16, कानपुर में 8, गाजीपुर में 6 और लखीमपुर खीरी में लखनऊ में 4 एफआईआर जो हैं वो दर्ज की गई हैं। प्रदेश के 28 जिलों में कोडीन के संगठित दुरुपयोग पर विभिन्न फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई। कफ सिरप केस में अखिलेश यादव ने कहा कि इस मकड़ जाल से गाड़ियां गिफ्ट की गई हैं। न्याय देने वाला बुलडोजर कहां है? क्योंकि दवाई जैसा सवाल, खांसी का सिरप जैसे सवाल पर प्रश्न लग रहे हैं। केवल दवाई को लेकर के चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं लोग। सुना है उस कारोबार का जो मकड़ जाल फैला हुआ था उससे गाड़ियां गिफ्ट हुई हैं और वो गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां हैं कि जो बुलडोजर न्याय देता था
बुलडोज़र कहाँ है? क्या बुलडोज़र की चाबी खो गई? बुलडोज़र का ड्राइवर बुलडोज़र छोड़ करके भाग गया? तो यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं थी, यहाँ तो बुलडोज़र चलता था। अब बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि एसटीएफ के लोग शामिल हैं, इसलिए बुलडोज़र नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख अपनाने के बाद प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद, आगरा और कानपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से आईडी प्रूफ दिखाने को कहा। विधायक ने कई लोगों से उनके आधार कार्ड चेक करने के लिए मांगे तो कई लोग वहां से चुपके से निकल गए। ताजनगरी में रोहिंग्याओं की खोजबीन के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। कानपुर में भी पुलिस कमिश्नर का सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें 850 लोगों का सत्यापन हो चुका है। इसी कड़ी में गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की झुग्गी झोपड़ियों में वो पहुंचे और विधायक ने कई लोगों से उनके आधार कार्ड चेक करने के लिए मांगा है तो कई लोग वहां से चुपके से निकल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों, कमिश्नरों और आईजी स्तर के अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशों की सूची बनाकर मुख्यालय में भेजें और उस सूची को मुख्यालय में भेजने के बाद ये वेरीफाई करें कि कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी किसी भी प्रकार का रह ना रहा। उसके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाया जाए। आज गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर चेकिंग करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो। विधायक जी, कल आपकी एक वीडियो सामने आई, आप जन सुविधा केंद्र पे पहुंचे थे, जहां पर आपने ये आरोप लगाया कि लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और फर्जी वोट बनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? एसआईआर का काम भी तेजी से चल रहा है। नहीं, आपने देख तो लिया कहाँ के भाग गए। तो अभी आपने देखा ना, जो लुंगी वाला था पहले तो बताया दिल्ली रह रहा हूँ, फिर बंगाल का बता के भाग गया आप ही के सामने। अब वो पता नहीं किधर गया, उसको ढूंढवाओ। ऐसे ही ये बता रहे मुर्शिदाबाद के, ये तमाम जितना भी वीडियो बनाई झुग्गियां पड़ी हुई है, सारे के सारे बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। आगरा में भी पुलिस अलर्ट पर है और जगह जगह लोगों की छानबीन जारी है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की जानकारी के लिए साथ ही उनके दस्तावेज भी अब चेक किए जा रहे हैं। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों पर अखिलेश यादव का कहना है कि प्रदेश में अब कोई अवैध नहीं है। बीजेपी नेताओं को कहां से अधिकार मिला कि वो घुसपैठियों को चेक करें? सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहां से मिल गया? क्या आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं, जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए, किसी बीजेपी के नेता को कहाँ से अधिकार मिल गया? क्या आप घुसपैठिया चेक करेंगे? यूपी में योगी सरकार के 8 सालों में रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। कभी 19% तक पहुंच चुकी प्रदेश की बेरोजगारी दर अब घटकर मात्र 2.4% रह गई है। यह बदलाव प्रदेश में तेजी से बढ़ते रोजगार अवसरों, उद्योगों के विस्तार, कौशल आधारित प्रशिक्षण योजनाओं की सफलता का प्रमाण है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा MSME इकाइयां संचालित हो रही हैं, जिन्होंने अब तक 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। साथ ही केवल पिछले 1 वर्ष में ही इस सेक्टर में 18 लाख नए रोजगार देकर छोटे उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई है। सरकारी प्रोत्साहन और आसान ऋण योजनाओं के कारण यह सेक्टर गांवों और कस्बों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP स्कीम की समीक्षा की। ब्रांड यूपी की पहचान बनने के बाद अब ODOP 2.0 लॉन्च होगा। मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि ODOP योजना को और विस्तार देना समय की मांग है, जिसमें बेहतर प्रशिक्षण, ऋण सुविधा का विस्तार किया जाना जरूरी है। अब खान पान की परंपरा भी यूपी में ब्रांड बनेगी। उत्तर प्रदेश में अब एक जनपद एक व्यंजन की नई पहल शुरू की जाएगी, जिससे प्रदेश के सभी यूनिटी मॉल और बड़े रिटेल नेटवर्क्स में प्रदर्शित इनको किया जाए। ODOP निर्यात सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। इस स्कीम से स्थानीय उद्योग, निर्यात और रोजगार को नई ऊंचाई मिल सकेगी।
लोकसभा में बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले हैं, मस्जिदों में सीसीटीवी लगाए जाएं, ये अरुण गोविल ने कहा। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे में सीसीटीवी लगाए जाते हैं, मस्जिदों में सीसीटीवी नहीं लगाए जाते। और लोकसभा में अरुण गोविल ने ये मुद्दा उठाया है। देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है, जबकि ये भी बड़े सार्वजनिक और सामुदायिक स्थल हैं जहां सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण ये भी है कि इस्लाम धर्म के जन्म स्थान सऊदी अरब के मक्का और मदरसों में भी सुरक्षा कारणों से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि वहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये व्यवस्था अपनाई जा सकती है, तो भारत में समान सुरक्षा मानकों को लागू करने में संकोच क्यों है? अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि केंद्र सरकार मस्जिदों और मदरसों में भी मंदिरों, स्कूलों, चर्चों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की तरह सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने हेतु एक समान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करें। ये कदम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, बल्कि राष्ट्र के 140 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा के हित में होगा, क्योंकि सुरक्षा न धार्मिक होती है न पक्षपाती होती है। सुरक्षा हमेशा राष्ट्र हित और मानव हित में होती है। सरकार सुरक्षा मानकों को लागू करने पर विचार करे ताकि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत हो सके। सुरक्षा हर नागरिक का समान अधिकार है। धन्यवाद। लोक गायिका नेहा राठौर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नेहा राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने याचिका खारिज कर दी है। हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए पूर्व में नेहा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नेहा राठौर की याचिका जो है उसको खारिज कर दिया है। पहलगाम टेरर अटैक के समय सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट डालने का नेहा पर आरोप लगा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक शख्स को पेंट हाउस दिलाने के नाम पर तकरीबन 2.5 करोड़ की ठगी की घटना सामने आई। शातिर कोई और नहीं बल्कि पति पत्नी निकले जो पहले से ही पीड़ित को जानते थे। शातिरों ने बाकायदा फर्जी एग्रीमेंट बना डाला। पीड़ित सतीश ने जब रजिस्ट्री की बात की तो शातिर बरगलाने लगा। इसके बाद पीड़ित ने इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज कराया और पुलिस ने आरोपी प्रमोद त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी पत्नी अभी फरार है। पीड़ित के मुताबिक शातिर पति पत्नी पर लगभग 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मेरे साथ प्रमोद त्यागी और कविता त्यागी ने फ्रॉड किया है। मेरे साथ दोनों प्रमोद त्यागी। हाँ जी, प्रमोद त्यागी और कविता त्यागी, ये दोनों मेरे मतलब कि अच्छे संबंध थे। इनके साथ लेन देन होता रहता था प्रमोद त्यागी के साथ, और मेरे ऑफिस में काफ़ी आना जाना था और बहुत अच्छे रिलेशन थे 7-8 साल पहले। क्या फोर्जरी आपके साथ की? इन्होंने एक पेंट हाउस मुझको दिया 2 करोड़ 40 लाख में, और वो पेंट हाउस मुझको देने के बाद उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, फर्जी फाइल बना के मुझको दे दी। इस तरह का है। और इसके पास 64 केसेस चल रहे हैं। 2019 में 64 केसेस थे, अब तो हो सकता है 100 से ऊपर भी हो गए हों। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर हंगामा भी देखने को मिला। फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का हुजूम लग गया। कई जगहों पर एयरपोर्ट स्टाफ से यात्रियों की कहासुनी भी हो गई। इंडिगो के संकट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला सामने आया। लगातार फ्लाइट रद्द होने की जांच अब कमेटी करेगी। फ्लाइट रद्द होने की जांच के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। इंडिगो संकट पर हाई लेवल जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं। इंडिगो संकट के हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण देखिए बता रहे हैं कैसे फ्लाइट के रेट महंगे हो रहे हैं और जिस जगह की फ्लाइट के लिए कितना दाम है। कुछ फ्लाइट्स के रेट 50,000 तो कुछ के 85,000 तक पहुंच चुके हैं, जिनमें इंडिगो नहीं बल्कि स्पाइस जेट भी शामिल है। 10:30 बिल्कुल एक बेहद ही शर्मनाक स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिगो में जिस तरह की समस्या आई है, यात्री परेशान हैं, तो दूसरी तरफ दूसरी एयरलाइंस इस यात्री के बेहाल होने पर खुद को मालामाल करने में जुटी हुई हैं। और इसका आपको ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मिसाल के तौर पर कोई जाना चाहते हैं दिल्ली से बेंगलोर, कल का टिकट आप बुक करके देखिए। ये रहा मेरे पास, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेक माई ट्रिप पे मैं गया हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कल का टिकट। तो यहाँ पर मुझे देखने को ये मिल रहा है कि कल का टिकट दिल्ली से बेंगलोर जो सबसे
सबसे कम किराया है, जी हाँ, जो सबसे कम किराया है वो है 80,000 रुपये का। सबसे कम किराया 80,000 रुपये का है। और उसके बाद सीधा आपको, वो भी रात के 12 बजे, 12:30 बजे, उसके बाद सीधा वो जो है 88,000 रुपये किराया आ रहा है। 88,469 रुपये स्पाइस जेट का, 88,469 रुपये स्पाइस जेट का, 88,469 रुपये स्पाइस जेट का, सारे स्पाइस जेट के हैं जो 88,469 रुपये हैं आपको दिल्ली से बेंगलोर अगर आप कल जाना चाहते हैं तो। अब मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं तो आपको एक बार ये देखते हैं दिल्ली से बॉम्बे का क्या हाल है, वो भी सबसे ज़्यादा बिजी रूट माना जाता है। तो आज के लिए तो कोई फ्लाइट थी नहीं। अब कल का मैंने चेक किया है तो कल का ये देखिए, कल से दिल्ली का जो बेंगलोर है एयर इंडिया के टिकट है 25,161 रुपये का। और सबसे अधिकतम टिकट पे आप आएंगे तो ये देखिए, ये स्पाइस जेट की टिकट है जो 40,572 रुपये का है। स्पाइस जेट के टिकट 48,972। और ये देखिए, कल अगर रात के 9 बजे आप जा रहे हो तो 48,972 है, 49,000 रुपये का टिकट दिल्ली से मुंबई जाने का। और ये भी 49,000 रुपये का टिकट 10:30 बजे रात में जाते हैं तब भी आपको। और चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में लोक कलाओं की रंगीन झलक दिखाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम देशज 2025 इस बार और भी खास होने जा रहा है। 2 दिवसीय उत्सव 6 और 7 दिसंबर को लोहिया पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के 300 से अधिक ज्यादा लोक कलाकार अपनी पारंपरिक कला विधाओं के साथ शामिल होंगे। सोन चिरैया संस्था के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार का आयोजन विशेष महत्व रखता है। संस्था की संस्थापक मालिनी अवस्थी ने बताया कि सोन चिरैया ने लोक कलाओं के संरक्षण के लिए लगातार काम किया है। 10 साल पूरे होने पर देशज की शुरुआत की गई थी और हर साल मिले शानदार रिस्पांस के कारण अब यह अपना 5वां संस्करण मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आज लखनऊ के हनुमान धाम में नौका शोभा यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान गोमती नदी में 15 नौकाओं पर कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा नौका विहार करते हुए देश की समृद्ध संस्कृति को देखा और समझा। मेरे लिए एक यज्ञ है, पूजा है। देश भर के कलाकारों को एक मंच पे लाना, ये मेरे लिए हर बार एक ऐसा पूजा अनुष्ठान की तरह करती हूँ। बहुत संतोष हो रहा है कि 15 साल हो गए इस पूरी यात्रा को और मैं पूरा कर पा रही हूँ इस पूरे यज्ञ को, जबकि मेरी निजी व्यस्तता बतौर कलाकार बहुत ज़्यादा है। देशज का ये 5वां संस्करण है। कल और परसों यानी 6 और 7 दिसंबर को प्रतिदिन शाम 4 बजे से लोहिया पार्क में मेला लगेगा, जिसमें देश भर के कलाकार हैं। तो पूरे देश का, केरल से थय्यम है, मिजोरम से चिरायू है, चिरऊ, पंजाब का गिद्धा है, राजस्थान का घूमर है, कोटले खान है, बिहार का हमारे विदेशिया है। अब की बार माघ मेला 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। साधु संतों को जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार जो माघ मेला है उसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए तैयारी हो रही है। साधु संत सनातनियों ने माघ मेले में पहुंचने की अपील जो है वो कर रहे हैं और यहां लोग मकर संक्रांति की शुभ अवसर पर स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या भी विशेष स्नान पर्व है। वसंत पंचमी, अचला सप्तमी और पूर्णमासी भी स्नान पर्व है। आचार्य बड़ा क्षेत्र में कीर्तन भंडारा भी लगातार इस दौरान यहां चलता रहता है। मकर राशि पर जब सूर्य होते हैं तो यहाँ उत्तरायण सूर्य हो जाते हैं। अब उसी दिन मकर संक्रांति के दिन सारे देवता मास पर्यंत तक यहाँ निवास करते हैं और उनके दर्शन करने के लिए, गंगा मैया के स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालु अर्थात मनुष्य के अलावा नर किन्नर सभी लोग आते हैं।